हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिस एकेडमी दादी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित रात के 8:30 बजे। तो मेरे प्यारे बच्चों, विविध एक्सप्रेस की क्लास को आप लास्ट तक वॉच कीजिए। बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके सामने इसमें आते हैं और क्लास को अच्छे से वॉच करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। अगर आपने टॉपिक के कंटेंट को अच्छे से कर रखा है, टॉपिक को प्रॉपर तरीका से पढ़ रखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो प्रैक्टिस में कमी रहेगी और आप क्वेश्चन को सिर्फ रट्टा लगाने की वहाँ कोशिश करोगे। ठीक है, तो देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप बढ़िया क्वेश्चन के साथ देखिए आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आया। अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़िए आप। क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने क्या है, देखिए आप। हमारा जो सौरमंडल है वो कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछ लिया है, अब दोबारा से मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। तारामंडल, मंदाकिनी, ऐरावत पथ या इनमें से कोई नहीं। तो स्पीड के साथ लगाएं। पहले भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको लगाना है ऐरावत पथ। ऐरावत पथ आपको लगाना है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? कितना आसान क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बुध को कहा जाता है, शुक्र को, मंगल को या बृहस्पति को। तो मेरे प्यारे देखकर बताएं कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह का मतलब पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह कहलाता है? बहुत मेरे प्यारे बिल्कुल लगा रहे हैं इसका आंसर। बढ़िया कंटेंट, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने और एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया, आसान भी बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो मेरे प्यारे लगाइए आप, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा कहलाता है? शुक्र कहलाता है। अब इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी और शुक्र का जो लगभग सेम साइज है, लगभग बराबर है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन या इसका जुड़वा ग्रह कहा जाता है। चलिए आप, बढ़िया कंटेंट, आगे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। उत्तरी ध्रुव हमेशा प्रकाश में रहता है। उत्तरी ध्रुव हमेशा प्रकाश में रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप ऑप्शन को पढ़िए आराम से। 23 सितंबर से 21 मार्च तक, 21 मार्च से 23 सितंबर तक और 21 जून से 22 दिसंबर तक और 21 जून को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हो आप इसका आंसर क्या आएगा। अच्छे से पढ़िए आप। बहुत बच्चे इसका बिल्कुल आंसर सही भी लगा रहे हैं। 23 सितंबर से 21 मार्च, 21 जून से 22 दिसंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? 21 मार्च। 21 मार्च से देखिए आप, 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च से 23 सितंबर आपका क्या है? उत्तरी ध्रुव हमेशा प्रकाश में रहता है। क्लियर? क्योंकि सूर्य की किरणें किधर जा रही हैं? कर्क रेखा की तरफ चली जाती हैं। ये इसका रीजन ये है। अगर आपने टॉपिक को प्रॉपर पढ़ा है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए आप, जब किसी मध्य रेखा पर उत्तरोत्तर सूर्य 2 बार गुजरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चों कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्या? लगाइए स्पीड के साथ। यही पूर्ण सौर कहते हैं, अधिसौर कहते हैं, सौर दिवस कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं कहते हैं। लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर का इंतजार है और अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं। आप मेरा इंतजार ना करें कि मैं क्वेश्चन को लगाऊंगा, आपको लगाना है क्वेश्चन का आंसर अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा भी रहे हैं। इसमें आएगा मेरे वैसे सौर दिवस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे सौर दिवस कहते हैं। बढ़िया कंटेंट। कौन सा शब्द पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थिति को दर्शाता है? कौन सा वर्ड पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थिति को दर्शाता है? मेरे प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ अपना आंसर लगाएं, बिल्कुल लगाएं। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने दिशा की वेबसाइट पर इस टॉपिक को पढ़ लिया है, वो प्यारा बच्चा क्वेश्चन को लगा सकता है। ये लॉकडाउन से पहले जिसने ऑफलाइन क्लास की है तो वो मेरा प्यारा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकता है। लगाइए आप स्पीड के साथ। अपसौर इसमें आएगा, अपसौर। और निकटतम की बात कर रहे हैं तो कौन सी डेट आएगी मेरे बच्चे? यहाँ 3 जनवरी आएगी। क्या आएगी? 3 जनवरी आएगी। चलिए आप, बढ़िया कंटेंट। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकटतम होती है? किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकटतम होती है? तो मेरे प्यारे आपका आंसर क्या आएगा? सूर्य की निकटतम दूरी कब होगी? तो यहाँ पर अपने कमेंट बॉक्स में आप स्पीड के साथ लगा सकते हैं। आप कितना बढ़िया कंटेंट आपके सामने है। तो लगाइए मेरे प्यारे बच्चे, क्या लगाओगे आप? स्पीड के साथ आंसर लगाएं। 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 21 मार्च और आपका 4 जुलाई। लगाइए स्पीड के साथ। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया, आप लगाइए इसका आंसर क्या लगा सकते हैं आप। आगे देखिए आप, बढ़िया कंटेंट। मकर संक्रांति की समय सूर्य किस स्थान पर सीधा चमकता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस लाइन से सीधा मतलब है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर कौन सी डेट में सीधी पड़ जाती हैं या लंबवत पड़ जाती हैं? आप लगाओ, इसका आंसर क्या आएगा। आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। आप लगाइए।
लगाइए स्पीड के साथ, इसका आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर लगा भी रहे हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, कोई मकर लगा रहा है तब ध्रुवों पर, तब मेरे प्यारे बच्चे इसका क्या आएगा, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर। चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ चलना है आपको, बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए बिल्कुल। देखिए आप इसका आंसर बताइए आप, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर लगा रहे हैं, बुध को, पृथ्वी, मंगल, नेपच्यून। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसका आंसर लगाइए, इसका आंसर क्या आएगा, नेपच्यून आएगा। नेपच्यून को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप उसका हिंदी का नाम भी बता सकते हैं आप, यानी वरुण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वरुण इसे हिंदी में कहते हैं। चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ चलना है आपको। देखिए आप बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पड़ता है कौन सा ग्रहण। तब मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, आंसर आपका क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं, बिल्कुल स्पीड के साथ लगा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। लगाइए आप क्या आएगा, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण। तो मेरे प्यारे बच्चे चंद्र ग्रहण पड़ेगा। कौन सा ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण। चलिए आप बताइए आप इसका आंसर देखकर स्पीड के साथ बताएं, टाइम एक्सप्रेस क्लास है उसके अकॉर्डिंग ही चले। आप पूरा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा इसमें, आप आंसर देखकर बताएं। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। तब मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव में, विषुवत रेखा पर, दक्षिणी गोलार्ध में। तो मेरे प्यारे बच्चों देखकर बताएं इसका आंसर क्या आएगा। स्पीड के साथ आंसर लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों देखकर बताएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, कोई दक्षिणी ध्रुव, वो विषुवत रेखा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ। देखो आप बहुत अच्छे टेलीग्राम पर लिख रहे थे, मैसेज लिख रहे थे कि जो आपकी विद एक्सप्रेस की क्लास है इसकी आंसर की, इसकी कोई आंसर की नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी क्लास सॉल्यूशन क्लास है। इसको साथ के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जाता है जब आप वीडियो को वॉच करते हो, आप उसका सॉल्यूशन भी, क्वेश्चन का आंसर भी बताया जाता है और उसके कुछ कंटेंट भी आपको बता दिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी उसकी कोई आंसर की नहीं आती है, क्लियर। साथ के साथ उसका सॉल्यूशन होता है तो उसमें आंसर की कोई जरूरत है नहीं। देखिए आप किस जगह से प्रधान मध्य रेखा होकर गुजरती है। तो मेरे प्यारे आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखकर बताएं। ग्रीनविच, पर्थ, ग्रीनलैंड, सिडनी। बहुत मेरे प्यारे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाइए आप, बिल्कुल सही है आपका ग्रीनविच लंदन, ग्रीनविच लंदन। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया कंटेंट के साथ चलना है। देखिए आप किस देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। किस देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 82.5 पूर्वी देशांतर, 81.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर। तब मेरे पैसे इसमें आंसर क्या आएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर इसमें कई आगे हैं आपके ऑप्शन में, लेकिन आप डिफरेंट कर सकते हैं। आप जैसे 82 लिख रहे हैं तो आप इसको 82.5 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन गलत हो गए हैं, इनमें आप डिफरेंट कर लेना। लेकिन कितना आएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर। क्या आएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर। चलो इसका सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये भारत का मानक समय यहाँ से इलाहाबाद के नैनी से काउंट होता है। टाइपिंग में ऑप्शन में कई पूर्वी देशांतर आ गए हैं, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर देख लो आप, इसका आंसर ये है। चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए आप। पूर्वी देशांतर को कौन सा शहर विषुवत रेखा पर स्थित है। पूर्वी देशांतर कौन सा शहर विषुवत रेखा पर स्थित है। तो जकार्ता, रियो डी जेनेरियो, क्योटो और कुआलालंपुर। अब कौन कौन से शहर वहां पर स्थित हैं वो यहाँ पर लिखवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो आप आंसर लिख दोगे क्वेटो। क्या लिखोगे आप, क्वेटो। मेरे प्यार से लिखिए आप क्वेटो। चलिए आप पूरे सब शहर के लिए लिखने के लिए तो आपको पूरा ज्योग्राफी का पूरा कंटेंट पढ़ना होगा, तब आपका क्लियर होगा। ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, ग्रीनविच लंदन में दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो न्यूयॉर्क में क्या समय होगा। तो अगर हमें ये पता कि न्यूयॉर्क अमेरिका के समय में और लंदन के समय में कितने वर्ष, कितने साल का, कितने घंटे का डिफरेंस है, तो मेरे प्यार आप बता सकते हो। आप प्रातः 7 बजे होंगे वहां पर, कितने, प्रातः 7 बजे। क्लियर। तो मेरे बच्चे नोट करो आप, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्की सी गले में प्रॉब्लम है। क्लियर, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में
किस कारण दिन की अवधि में अंतर पाया जाता है? ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में किस कारण दिन की अवधि में अंतर पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप, सूर्य के अपने स्थान पर घूमने से, पृथ्वी की कक्षा में भ्रमण करने से, पृथ्वी की ध्रुवी पर झुकाव से, या पृथ्वी की धुरी पर भ्रमण से? तो ग्रीष्म तथा शीत ऋतु की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ही इसमें परिवर्तन होता है। तो मेरे प्यार से आप क्या लगा, पृथ्वी की धुरी पर झुकाव के कारण। नंबर 3 इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया कंटेंट। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तब मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी स्पीड के साथ लगाएं, कंटेंट के साथ लगाएं। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपको प्रॉपर क्लास चाहिए तो आपको दिशा की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, या दिशा के सेंटर पर आपको आना पड़ेगा। क्लियर? देखिए आप 45 डिग्री अक्षांश पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या कर्क रेखा पर। बहुत मेरे प्यारे बच्चे स्पीड के साथ इसे लगा रहे हैं और बिल्कुल सही भी लगा रहे हैं। क्या लगाओगे? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन। देखिए आप, प्रधान मध्य रेखा कहां से होकर गुजरती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। प्रधान मध्य रेखा, प्रधान या मध्य रेखा कहां से होकर गुजरती है? तब मेरे प्यारे से बताइए आप, आपका आंसर क्या आएगा? बहुत बच्चे इसका आंसर लगा रहे हैं, लगाइए आप। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्रैक्टिस चल रही है और अच्छे से आपको कंटेंट को करना है। बढ़िया कंटेंट बिल्कुल आपके सामने, और आपका क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। देखिए आप, या क्या लगाओगे? लंदन। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लंदन लगा दिया है। चलिए आप, और जिन बच्चों को जल्दी है उन्हें आज भी जल्दी है, उन्हें कल भी जल्दी रहेगी, उनके बारे में हमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ जिन्हें पढ़ना है वो धैर्य बनाकर क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और उन्हें आगे तक भी पढ़ना है, उनको अपनी परीक्षा पास करनी है। जिनके अंदर माइंड डाइवर्ट हुए पड़े हैं और सिलेबस मैटेरियल को इकट्ठा ज्यादा कर रहे हैं इधर उधर से, और परीक्षा फेल हो जाएगी, उसके बाद उनको बहुत ज्यादा पछतावा होगा, ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? देखिए आप, पृथ्वी का आंतरिक कोर किस अवस्था में पाया जाता है? कितना बढ़िया पॉइंट है। कठोर, तरल, गैस या प्लास्टिक? तो मेरे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा? प्लास्टिक। क्या आएगा? प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बढ़िया कंटेंट के साथ देखिए आप। भूपट्टी में सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है किसका? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ लिया गया है। सबसे ज्यादा भूपट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों अपना कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ बताएं कौन से। बहुत मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीका से लगा रहे हैं, और इस क्वेश्चन की जो पावर है, इस क्वेश्चन की पावर भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भूपट्टी पर कितने % है? 50% है मेरे प्यारे बच्चों। कितनी है? 50%। सिलिकॉन भी है। सेकंड नंबर की कौन सी मेटल आती है? सिलिकॉन आती है सेकंड नंबर पर। क्लियर? और नाइट्रोजन कहां पर ज्यादा है? नाइट्रोजन 78% कहां पर है? वायुमंडल में। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? वायुमंडल में। वायुमंडल। और हाइड्रोजन 71% कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको कितनी बार ये कंटेंट लिखवा रखे हैं, अब भी आप गलत करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बार बार आपके सामने ऐसे क्वेश्चन, प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेकर आता हूं, और जो बात बताने की आपको बताई जाती है। क्लियर? अब एक टॉपिक ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन आता है, उसको आप कंटेंट के सारे, सबके कंटेंट नहीं हो सकते जब तक आप टॉपिक की तरफ नहीं जाओगे। 71% हाइड्रोजन कहां मिलता है? ब्रह्मांड में मिलता है। कहां मिलता है? ब्रह्मांड में। लिखिए आप। ग्रेफाइट कौन सा खनिज है? लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। ग्रेफाइट कौन सा खनिज है? अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। ग्रेफाइट कौन सा खनिज है? लगाइए आप। सिलिकॉन प्रधान है, या ऑक्सीजन प्रधान है, या कार्बन प्रधान है, या मैग्नेटाइट प्रधान है? तो मेरे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे लगा रहे हैं कार्बन प्रधान। बिल्कुल सही है आपका आंसर। लगाइए स्पीड के साथ, बढ़िया कंटेंट आप। अच्छा एक क्वेश्चन और चलो यहाँ देखता हूँ, मैं आपको देता हूँ। आपको कार्बन के 2 अपरूप आपको बताने हैं। कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से हैं? अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से हैं? एक हीरा व एक ग्रेफाइट। एक हीरा व एक ग्रेफाइट, ये कार्बन के 2 अपरूप हैं। और ग्रेफाइट आपके लिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये जो हीरा है ये कार्बन का शुद्ध रूप है। हीरा कार्बन का क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? हीरा कहलाता है। आप इस पॉइंट को भी आप मेरे पे लिख सकते हैं आप। क्लियर? एक कंटेंट के साथ चलिए, बढ़िया तरीका से चलिए। अब देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। देखिए आग्नेय सेल को क्या कहा जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। आग्नेय सेल
को हम इन चार में से क्या बोलते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अगर आपने सेल का चट्टान का टॉपिक पढ़ा है तो उन मेरे प्यारे बच्चों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लगाइए आप सोचकर। चलिए आप लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों ने, बहुत बढ़िया। बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर मौलिक सेल इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलिक सेल। यानी कि आग्नेय सेल से क्या बनते हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट किससे बनते हैं? आग्नेय सेल की चट्टान कौन कौन सी? जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब किस में आती हैं? ये आग्नेय सेल में आती हैं। अगर सारी लिखोगे आप तो सारी के लिए आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इसमें। चलिए आप अवसादी सेल, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। अवसादी सेल, सेल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तब मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अवसादी सेल को दूसरे किस नाम से? अवसादी सेल का दूसरा नाम यहाँ पूछा गया है, तब मेरे प्यारे बच्चों कौन सी सेल आएगी? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। इसका आंसर क्या आएगा? लगाइए आप स्पीड के साथ। अस्त्रित सेल आएगा, अस्त्रित सेल आएगा मेरे प्यारे बच्चों। नोट करें आप इसको या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया क्वेश्चन। बालू का पत्थर, देखिए आप, बालू का पत्थर कौन सी अवसादी सेल है? लगाइए आप, यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित सेल या कार्बन प्रधान सेल? मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप, या बताइए कौन सा आएगा? चूना पत्थर प्रधान सेल या जैविक तत्वों से निर्मित सेल? तो यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित सेल मेरे पास, यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित सेल बालू का पत्थर आप लगा सकते हैं आप इसको। और नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए आप, बढ़िया कंटेंट के साथ देखिए आप, पढ़िए आप। सुनामी किससे संबंधित है? बढ़िया क्वेश्चन है। सुनामी का जो संबंध किससे? हिमानी से है, ये सागर में भूकंप से है, या भूकंप से या प्रवाहित जल से है? इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे आप कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। ये बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा भी रहे हैं। बिल्कुल सही है। समुद्र के अंदर जो भूकंप उठता है उसको ही सुनामी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन मेरे प्यारे कौन सा आएगा? सागर में भूकंप से है, सागर में भूकंप से है। नेक्स्ट देखिए आप, बढ़िया कंटेंट के साथ देखिए आप, इटली का एटना ज्वालामुखी किस प्रकृति का है? इटली का एटना ज्वालामुखी किस नेचर का है? केंद्रीय, उद्भेदन, सक्रिय, शांत या प्रसुप्त? मेरे प्यारे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। कौन सा आंसर बिल्कुल आपका सही आएगा? एटना शांत में आता है। किस में आता है? शांत में आता है। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे आप देखिए, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत बच्चे क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं और मुझे आपके इस क्वेश्चन का आंसर का इंतजार है। आप अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर स्पीड के साथ लगा सकते हैं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा भी रहे हैं। देखिए आप, स्ट्रम्बोली, स्ट्रम्बोली आएगा और ये इटली में है, स्ट्रम्बोली। चलिए आप, उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां से भूकंप की लहरों की उत्पत्ति होती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। उद्गम केंद्र या अधिकेंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उत्पत्ति क्षेत्र? बताइए आप कौन सा आंसर आएगा? उद्गम केंद्र आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? जहां से भूकंप प्रारंभ होता है उसको क्या कहते हैं? जहां से भूकंप प्रारंभ होता है उसको उद्गम या फोकस कहते हैं। जहां से भूकंप महसूस होता है उसे एपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, बढ़िया कंटेंट था आपके सामने, बिल्कुल बढ़िया। आगे देखिए आप, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें आप। ओजोन परत वायुमंडल का किस स्तर में पाया जाता है? मेरे प्यारे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। जिन बच्चों ने दिशा की वेबसाइट से इसको पढ़ लिया है या ऑफलाइन क्लास में जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, आज कल में पढ़ लिया है, तो मेरे प्यारे वो बताइए इसमें आंसर क्या है? ओजोन परत वायुमंडल के किस लेयर में पाया जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल? तो मेरे प्यारे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, बिल्कुल स्पीड के साथ इसका आंसर लगाएं। क्या आएगा? बहुत मेरे प्यारे लगा रहे हैं, ओजोन परत समताप मंडल में है, समताप मंडल में। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है मेरे प्यारे। आगे बढ़िया, बढ़िया कंटेंट के साथ चलिए आप, जुड़िए आप। देखिए आप, सूर्य से विकिरित अत्यंत गर्म अल्ट्रावायलेट रेस को वायुमंडल के किस भाग द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है? तब मेरे प्यारे चार ऑप्शन आपके सामने हैं। परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो लगाइए मेरे प्यारे, इसमें आपका कौन सा आंसर आएगा? सोचिए आप, थोड़ा लगाइए समझकर। लगाइए आप, सूर्य से विकिरित अत्यंत गर्म अल्ट्रावायलेट रेस को वायुमंडल के किस भाग द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। आयन मंडल, ओजोन मंडल? बिल्कुल लगाइए मेरे प्यारे, ओजोन मंडल, ओजोन मंडल इसका आंसर आएगा।
क्या आएगा? ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ चलिए आप। ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करती है। उसको नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाती है। ग्रीन हाउस गैस कितनी है? 4 हैं। तो जिनमें 4 कौन कौन सी है? आपका यानी कि मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आपकी जल वाष्प है। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को कन्वर्ट करता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर स्पीड के साथ लगाएं मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आप स्पीड के साथ लगाएं। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को कन्वर्ट करता है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या परिवर्तन मंडल? मेरे बच्चों लगाइए आप आयन मंडल। कौन सा लगाओगे आप? आयन मंडल। चलिए ऑस्ट्रेलिया, देखिए आप कितना बढ़िया क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा दिन होता है। ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे जो गलत नहीं होने चाहिए। एक्सप्रेस की क्लास में ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं और ऐसा क्वेश्चन कोई भी गलत ना करें और अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं और इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। क्या आएगा? 22 सितंबर आएगा या 22 दिसंबर आएगा? बहुत मेरी पैर लगा रहे हैं 22 दिसंबर, बिल्कुल आपका सही है। ऑस्ट्रेलिया में दिन बड़ा कौन सी डेट को होता है? 22 दिसंबर को होता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी लाइन होकर जाती है? मकर लाइन जाती है। देखिए आप जलवाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल लगाएं मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया कंटेंट के साथ टेम्परेचर का तापमान का प्रभाव पड़ता है। किसका? टेम्परेचर का। चलिए आप कौन सी सूर्य ताप की क्रिया धूल कणों द्वारा संपन्न नहीं होती? 4 ऑप्शन है आपके सामने, रेडिएशन, स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन। तब मेरी वजह से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखकर बताएं, बिल्कुल आराम से बताएं। क्लास के साथ बने रहिए लास्ट तक। बहुत मेरे बच्चे लगा रहे हैं रेडिएशन, बिल्कुल आपका सही, विकिरण बोलते हैं इसको, रेडिएशन। समुद्र तल से ऊपर उठने पर टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। समुद्र तल से ऊपर उठने पर टेम्परेचर क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है? तब मेरे प्यारे बच्चे आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। आंसर आएगा क्या? लगाइए आंसर स्पीड के साथ, क्या आएगा बताइए। तापमान घटता है, बिल्कुल सही। तो इसमें टेम्परेचर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? घट जाता है। चलिए आप बढ़िया कंटेंट। एक क्वेश्चन देखिए आप, पूरे साल एक दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें कहलाती हैं। पूरे साल एक दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें कहलाती हैं। मेरे प्यारे आपका आंसर क्या आएगा? कौन सी वो पवनें कहलाती हैं? कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ चलें और बताएं। पूरे साल एक दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें कहलाती हैं स्थानीय पवनें, ध्रुवीय पवनें, सामयिक पवनें, सनातनी पवनें। तो मेरे वजह किस में आएगा? सनातनी पवनें आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ चलिए आप। कौन सा मेल सही नहीं है? ये कुछ आपकी जलधाराएं हैं जो समुद्री, जो महासागरीय जलधारा होती हैं, गर्म ठंडी। तो कौन सी जलधारा कहाँ बहती है, बस ये उनकी पोजीशन पूछी गई है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर नहीं पढ़ रखा है तो हमेशा ही प्रॉब्लम आएगी। यानी केंद्रीय की धारा, एल नीनो की धारा, अगुल्हास की धारा, क्यूरोसिओ की धारा। तो मेरे प्यारे इसमें आपसे गलत पूछ रहा है कि कौन सी धारा उस तट पर नहीं बहती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। लगाइए स्पीड के साथ मेरे प्यारे। इसमें आंसर क्या आएगा? यानी कि अगुल्हास की धारा। क्या आएगा? अगुल्हास की धारा पश्चिमी अफ्रीकी तट पर नहीं बहती है मेरे प्यारे। और कहाँ बहती है? आप बोलोगे अब कहाँ बहती है, इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन और आगे दिया है, वो आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर बाद ही कहाँ बहती है। क्लियर? अमेरिका में बहती है और दिशा भी आपको सामने आ जाएगी आपके सामने। बाकी 3 आप बिल्कुल सही हैं जहाँ जहाँ पर बहती हैं तटों पर। देखिए आप, महासागरीय लवणता का औसत प्रतिशत कितना होता है? महासागरीय लवणता का औसत एवरेज मेरे प्यारे आप क्या लगाओगे? अगर आपसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे आपका क्या आएगा? 35% आपको लगाना, 35% आपको लगाना है। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट के साथ चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ। 38 निम्न में से कौन सी 3 गर्म धाराएं हैं? कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बढ़िया कंटेंट। अगर आपने गर्म ठंडी जलधाराएं पढ़ रखी हैं, हिंद महासागर की कौन सी है, प्रशांत की कौन सी, अटलांटिक की कौन सी है, आर्टिक की कौन सी, तो मेरे प्यारे ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो बिल्कुल आप कंटेंट के साथ लगाइए। इसका आंसर क्या आएगा? क्यूरोसिओ, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक धारा, ये आप लिखोगे आप। चलिए एक पॉइंट और बताता हूं मैं आपको। देखिए आप मेरे प्यारे आप, ये कौन सी लाइन है? ये विषुवत रेखा है। कौन सी लाइन है? ये विषुवत रेखा है। ये आपका कौन सा ध्रुव है? ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है।
अगर कोई धारा विषुवत, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? विषुवत रेखा पर पड़ती है। विषुवत रेखा पर गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। अगर कोई जलधारा किसी भी, अटलांटिक की या प्रशांत की या हिंद की, अगर कोई जलधारा नीचे यहाँ से विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है तो कैसी है? गर्म है। अगर कोई ऐसे नीचे यहाँ पर भी जाएगी तो वो भी कौन सी है? गर्म है। याद रखना आप। अगर कोई जलधारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वो ठंडी है। कौन सी है? ठंडी है। मेरे प्यार से देखो आप, ऐसे यहाँ पर ये नीचे से ऊपर, नीचे को आ रही है तो कौन सी? ठंडी है। ऊपर जा रही है ऐसे, ये नीचे जाएगी तो कैसी? गर्म है। ऊपर जाएगी तब गर्म है। इनमें से नीचे ऐसे आएगी तो ठंडी है। क्लियर? तो मेरे प्यार से कौन कौन सी धाराएं बहती हैं, आप कौन कौन से तट पर बहती हैं, यानी कि आपका हिंद महासागर है, आपका पेरू के तट पर है, गल्फ स्ट्रीम है, सब आपका टॉपिक एक जलधारा का टॉपिक है। बहुत अच्छा टॉपिक है। पूरा कंटेंट तो मैं आपको यहाँ नहीं करा सकता, लेकिन मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया है कि विषुवत रेखा पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और उससे विषुवत रेखा से ऊपर जलधारा चलती है तो गर्म चलती है, नीचे जाएगी तब भी गर्म है, ध्रुवों से नीचे की तरफ आएगी तो ठंडी आएगी। मेरे प्यार से ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़िए आप। धाराएं आपको याद करनी, कौन से महासागर में कौन सी धारा बह रही है, नीचे से ऊपर कौन सी जा रही है, ऊपर से नीचे को कौन सी आ रही है। तो ये सब आप जब आप इसका पूरा डायग्राम बनाओगे, गर्म जल धाराओं का, अटलांटिक महासागर की धारा, ये सब मिक्स ही तो है कि कौन कौन सी जल धाराएं। तो यहाँ पर से सिर्फ आपसे ये पूछा कि 3 गर्म धाराएं इनमें कौन सी है, तो क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम और मोजाम्बिक। तो तीनों जब आप इनको यहाँ डायग्राम में ड्रॉ करोगे, देखोगे कि कहाँ कहाँ बहती हैं, कैसे चलती हैं, विषुवत की तरफ से चल रही हैं। सीधी सी बात है, उत्तरी ध्रुव की तरफ से तो आई ही नहीं है, ये कहाँ से आई हैं? ये विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ गई हैं, नीचे की तरफ गई हैं। तो ये गर्म जलधाराएं। मेरे पैच इसका आंसर क्या आएगा? नंबर 2 बिल्कुल सही आएगा। चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए आप, हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। हम्बोल्ट जो धारा है किस तट के नज़दीक से बहती है? तब मेरे प्यार से अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से, अफ्रीका के पूर्वी तट से, ये एशिया के पूर्वी तट से, या अफ्रीका के पश्चिमी तट से। तो हम्बोल्ट की जलधारा कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से बहती है। मेरे प्यार से आप इसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और आगे बढ़ें स्पीड के साथ। अभी सिर्फ एक पूछी गई, अगर आपके ये सारी याद करनी है, जिस बच्चे ने इनका डायग्राम बना लिया, डायग्राम में बनाकर उनको दर्शा दिया, समझो कि उनकी धाराएं याद हो जाएंगी। क्लियर? तो उसके लिए आपको टॉपिक पर, प्रॉपर टॉपिक पर, साइट पर आना पड़ेगा, या ऑफलाइन जो क्लास है उसमें आपको आना पड़ेगा। देखिए आप, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं, वो कौन सा सागर है? तो मेरे प्यारे अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, आपका आंसर क्या आएगा? मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, भूमध्य सागर है। कौन सा आएगा? भूमध्य सागर है। चलिए आप बढ़िया कंटेंट के साथ आगे बढ़िए। बढ़िया क्वेश्चन आएगा। सागरी जल की लवणता में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है? सागरी जल की लवणता में सर्वाधिक % किसका होता है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, सोच समझ कर लगाएं। सागरी जल की लवणता में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है? यानी मैग्नीशियम सल्फेट का होता है, कैल्शियम सल्फेट का होता है, सोडियम क्लोराइड का होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका आंसर क्या लगा सकते हो? आप बढ़िया कंटेंट के साथ लगाइए आप, सोडियम क्लोराइड, NaCl आपको ये लगाना है। क्लियर? चलिए आप बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बढ़िया आगे देखिए आप। यानी महासागरीय जल में कितने प्रकार की गतियां होती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। महासागरीय जल में कितने प्रकार की, जिन बच्चों को ज्योग्राफी में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, समझो कि उन्होंने ज्योग्राफी का टॉपिक है वो प्रॉपर टॉपिक तरीका से विद डायग्राम नहीं पढ़ रखा है, और उनके गलत होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्वेश्चन के। क्लियर? और किसी भी सब्जेक्ट को अगर कमजोर आपने मान लिया, या आपने सोच लिया कि उसको हल्के में ले लिया, तो मेरे प्यार से परीक्षा आपकी फेल हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग लगी हुई है। और अच्छे तरीके से आपको कंटेंट के साथ चलना है, भेड़ चाल नहीं चलनी है। जो बच्चे दिल्ली पुलिस को लेकर भेड़ चाल में लगे हुए हैं, उनकी परीक्षा पास नहीं होगी। क्योंकि एक बात और मैं आज को खुलासा करता हूं आपके लिए, तैयारी सब इसमें कर रहे हैं, और वो बच्चे भी इसमें फाइट कर रहे हैं जो SSC CGL की तैयारी करते हैं। SSC CGL IAS का भी जो फॉर्म भरते हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी इसमें लगे हुए हैं। और मेरे प्यार से आपकी फाइट बहुत ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और बहुत अच्छे धुरंधर बच्चे, जिनको देखो आज की डेट में जैसे लॉकडाउन हुआ है, तो लॉकडाउन को देखते हुए तो मेरे प्यार से पहले इतने फॉर्म दिल्ली पुलिस के नहीं भरे जाते थे। आज दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी 29-30 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। तब में 5800 कुछ वैकेंसी है, तो उसमें ये लगा लो आप 29, यानी कि आपका
29 लाख कुछ तो उन्हें 29,95,000 तो उनको बाहर ही करने मेरे प्यारे बच्चों। इतना बड़ा कंपटीशन है। और इस परीक्षा में वो बच्चे भी बैठते हैं जो सिविल की परीक्षा देते हैं, जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा देते हैं, जिनका ऑलरेडी सब कुछ मैथ और एडवांस मैथ, रीजनिंग सब कुछ उनका कंटेंट बिल्कुल क्लियर है और जीएस भी उनकी बहुत स्ट्रांग है। और जो सिविल का एग्जाम देते हैं वो भी बहुत है, जो जिनका जीएस के एक एक कंटेंट, एक एक पॉइंट विद डायग्राम बिल्कुल अच्छे से है। तब मेरा सिर्फ आपसे ये अनुरोध है, मेरे बच्चों आप कम नहीं हो। अगर आप 10-12 घंटे की स्टडी करोगे तो आप दिल्ली पुलिस की परीक्षा को पास कर जाओगे। लेकिन अगर सही दिशा में पढ़े तो परीक्षा पास होगी, अगर सही दिशा में सही ट्रैक पर रहकर नहीं पढ़े तो मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा को फेल कर जाओगे आप। क्लियर? दिल्ली पुलिस में बिल्कुल कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। कंपटीशन आप देख भी रहे हो, फॉर्म कितने सारे फॉर्म गए हुए हैं, कोई फॉर्म किसी ने ऐसे ही नहीं भर दिए हैं। बहुत बेरोजगारी है और बहुत बच्चे फाइट कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सेंटरों पर, जो आपका एसएससी सीजीएल की लाइन में कई साल से लगे हुए थे और सिविल की लाइन में कई साल से लगे हुए थे, वो उन बच्चों ने भी इस फॉर्म को फिल किया है। आपकी फाइट बहुत ज़बरदस्त रहेगी, आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि आपको इस परीक्षा को आप हल्के में न ले। और परीक्षा इसकी मेरिट बिल्कुल हाई जाएगी, 100% इसकी मेरिट हाई जाएगी। क्लियर? नेगेटिव मार्किंग होते हुए मेरिट हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे ऑलरेडी पहले से ही वो तैयार हैं, तो आपको उनसे भी फाइट करनी है और आगे बढ़ना, एक एक टॉपिक को पढ़ना है। आपको अपनी एक जॉब चाहिए, आपको एक अपनी जॉब मिल जाएगी, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़े या पढ़ भी रहे तो गलत दिशा में पढ़ रहे हो आप, तो हमको लगता है ऐसा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ पाते आप। आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन का कुछ पता नहीं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या हम कर रहे हैं। क्लियर? तब मेरे पैसे बच्चे बहुत गलती करते हैं, अनभिज्ञ भी रहते हैं, बहुत नादानी में रहकर परीक्षा को फेल कर जाते हैं। क्लियर? तब और ये भी नहीं कि आपको तो मेहनत करनी है मेरे पैसे, आपको पहले जॉब चाहिए। ये नहीं कि भाई बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें तो दिल्ली पुलिस की जॉब चाहिए, वर्दी चाहिए, ऐसे नहीं होता है। आप जो बच्चा मन लगाकर ये करता है कि मुझे तो कहीं भी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे तो मेहनत करनी है, कहीं भी मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वो बच्चे उनका मॉरल हमेशा ही रहता है, उनका कहीं ना कहीं हो जाता है। जिसने एक प्रतिष्ठा ही बना ली है कि दिल्ली पुलिस ही चाहिए और अकरम है नहीं, पढ़ रहा नहीं है, उसके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। क्लियर? क्योंकि एक तो सम्मान को ठेस पहुंचती है, क्योंकि उसने प्रतिष्ठा बना ली है कि मुझे तो यही परीक्षा चाहिए। क्लियर? यही वर्दी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसके कर्म नहीं होते, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, उसको सही ट्रैक नहीं मिल पाता है और सही गुरुजनों का साथ भी नहीं मिल पाता है। जिस बच्चे को सही समय पर सही डायरेक्शन में सही गुरुजन का गाइडेंस नहीं मिलता है, उनके सामने भी यही प्रॉब्लम आती है। मेरे बच्चों आप देख लेना जब आप एग्जाम दोगे आप। क्लियर? प्रत्येक ज्वार के बाद भाटा आने में कितना समय लगता है, लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में, स्पीड के साथ आपका आंसर क्या आएगा। बढ़िया कंटेंट है आपके लिए, बहुत अच्छा कंटेंट है। प्रत्येक ज्वार के बाद भाटा आने में कितना समय लगता है, तो 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। मेरे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती? कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती? तब मेरे पैर आप इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लगाओगे? पेरू की धारा, बेंगोला की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा। तब मेरे पैचा आपका आंसर क्या आएगा? पेरू की धारा नहीं बहती। कौन सी नहीं बहती? पेरू की धारा नहीं बहती। मेरे पैचे लगाइए, पेरू की धारा नहीं बहती, बाकी तीनों बहती हैं। क्लियर? जिस दिन टॉपिक को पढ़ लोगे तो ऐसे है मेर नहीं के क्वेश्चन आपके कभी गलत होंगे नहीं। और जिसने धाराओं के टॉपिक को सही तरीके से नहीं पढ़ा है, आप जब आपको यही पता नहीं कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, कहाँ से कौन सा सागर जा रहा है, कौन सा महासागर जा रहा है, कौन सी हवा किधर को घूम रही है, कहाँ से कैसे घूम रही है, तो मेरे प्यार से आपको दिक्कत रहेगी, हमेशा रहेगी अगर कंटेंट की तरफ नहीं गए आप। रट्टा लगाया 10 दिन बाद भूले, तब सब्जेक्ट और भी तो हैं, उन्हें भी भूलोगे आप। देखिए आप, किस तट पर अगुलास की धारा बहती है? तो अब आप अपने कमेंट बॉक्स में इसमें स्पीड के साथ लगाएं। मेरे बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है, बहुत बढ़िया कंटेंट आपके सामने, लगाइए स्पीड के साथ। दक्षिण पूर्वी अमेरिका के तट पर बहती है, तो मेरे पैसे इसका आंसर नंबर 4 आएगा। या इसके 2 क्वेश्चन आपको मिले, एक पहले भी इसका क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन इसका ये भी है। चलिए आप एक क्वेश्चन और देखोगे आप, लास्ट देखिए मेरे बच्चों, विश्व की प्रमुख प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर जो रीफ होते हैं तो कहाँ पर स्थित हैं? तो मेरे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, या ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे, या अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस 4 ऑप्शन में देखकर बताएं इसका आंसर क्या आएगा। बहुत मेरे प्यारे, अगर आपने इस टॉपिक को ग्रेट बैरियर रीफ को अच्छे से पढ़ लिया है, उस बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हैं और बहुत स्पीड के साथ लगा रहे हैं, और उनका ये आंसर बिल्कुल सही भी है। इसमें आएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिकों में जो क्वेश्चन आपके लिए उठाकर यहाँ रख दिए हैं, ये वो क्वेश्चन है
जो पिछले 20 साल में किसी भी परीक्षा में, एसएससी में या किसी बड़े आयोग में पूछे गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन मैंने उठाकर आपके लिए प्रीवियस सेट में रखे हैं, आपके लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं कि देखा जाए कि आप कितना इसमें से कितना एनालिसिस आप निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर मैंने देखा कि आपका जो एवरेज आ रहा है, जो आपका कमेंट का जो आंसर का एवरेज आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। आपके कमेंट का जो एवरेज आ रहा है, जो आप क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हो आप, तो उसमें आप वेट कर रहे हो कि कौन लगाएगा पहले, या सर बता दें तो उसके बाद हम भी स्पीड बढ़ा दें। क्लियर? तब मेरे प्यारे बच्चों, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी थोड़ी सी वीक है, जैसे मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ उसमें आपकी वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है ये बिल्कुल वीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाइए आप, विद डायग्राम आगे बढ़िए आप, इसको लेकर अच्छे कंटेंट के साथ पढ़िए आप। परीक्षा में अभी टाइम है, परीक्षा आपकी पास हो सकती है। मैंने आपको डराया नहीं, सिर्फ मैंने आपको समझाया है कि आप सही दिशा में, सही डायरेक्शन में रहकर, सही ट्रैक पर रहकर तैयारी करें, आपकी जॉब लग जाएगी। आपको किसी से मतलब नहीं है। आप जब एग्जाम का टाइम आता है तो बहुत बच्चे आपस में कंपेयर करते हैं। एक बात और निकल के आती है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की कंपेयर करते हैं, भाई उस पे इतना आता है, मुझ पे इतना नहीं आता, उस पे ये आता है, आपका हम इनसे परीक्षा को पास कर। तो मेरे प्यार से आपको किसी से कंपेयर नहीं करनी है, आपको अपनी बुक पर ध्यान लगाना है, अपनी बुक को बार बार पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। आपको किसी से मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ अपनी बुकों से मतलब है, अपने सही डायरेक्शन से मतलब है। क्लियर? आपको परीक्षा पास करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, 10, 12, 13, 14 घंटे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब ये परीक्षाएं पास होंगी। इतने हल्के में आपको दिल्ली पुलिस की परीक्षा को नहीं लेना है। मैंने आपको अभी बताया कि 29-30 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो इस फॉर्म के साथ साथ वो बच्चे भी इसमें ऐड हुए हैं जो कभी दिल्ली पुलिस के फॉर्म को भरते भी नहीं थे, यानी किसी सिपाही कांस्टेबल की भर्ती फॉर्म को भरते नहीं थे, और अगर सीजीएल की तैयारी करते तो सीजीएल की लाइन में जाते कि हमें तो इस फॉर्म भरना ही नहीं है। लेकिन जैसे लॉकडाउन महामारी, बेरोजगारी बढ़ी है, उसको देखते हुए बहुत बच्चों ने, बहुत बड़ी देश की जो क्रीम, बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा है, और सेंटर की नौकरी है। आपकी फाइट बड़ी जबरदस्त रहेगी, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ट्रैक पर रहकर सही दिशा में रहकर पढ़ना है। टाइम अभी आपके पास है, आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो, आप परीक्षा को पास कर सकते हो। आप पढ़ोगे, आपकी जॉब लगेगी, 100% लगेगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बट इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फाइट बहुत बड़े जो क्रीम है, जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो पूरे उनकी ऑलरेडी कैपेसिटी 14-15 घंटे की कैपेसिटी होती है, और उनके सब कुछ तैयार है, उनके जीएस के भी सारे टॉपिक तैयार रहते हैं, बढ़िया तरीके से करने, क्योंकि कुछ मुख्य परीक्षा भी लिखते हैं। उनमें बहुत बच्चे ऐसे हैं जो प्री मेंस परीक्षा, मेंस तक के भी एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो मेरे बच्चों, आपकी फाइट बहुत जबरदस्त फाइट रहेगी, आपको अच्छे से पढ़ना है और अपनी जॉब की तरफ जाना है। तो आज थोड़ी क्लास आपकी छोटी रही, मेरे थोड़े से गले में थोड़ी प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं, कल आपकी वजह क्लास नहीं हो पाई थी इसी वजह से, तो आपको नेक्स्ट क्लास भी मिलेगी, अच्छे से क्लास मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज आपको विजय एक्सप्रेस में वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं, ये लेक्चर पसंद आया है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। गुड नाइट।